हेलो गाइज, वेलकम टू दी कॉन्डे। तो यहाँ पे जोमेटो जो है वो एक ही दिन में 9.5% से क्यों नीचे गिरा। तो यहाँ पे जो आंकड़ा होता है वो गिरता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है ना, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। और इसका भी जो जोमेटो का आंकड़ा है वो बहुत ही जल्द, इतना नीचे गिरने के बाद बहुत ही जल्द ऊपर भी जाएगा। तो मार्केट में जो आंकड़ा होता है वो ऊपर जाते हुए देखना यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे ही मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरे लाइक्स का आंकड़ा, सब्सक्राइब का आंकड़ा ऊपर जाता है। तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर बेल आइकन को दबाओ और इस वीडियो को लाइक भी करो। तो अभी यहाँ पे सबसे पहली बात समझ लो, जोमेटो एक न्यू एज कंपनी और एक यूनिकॉर्न कंपनी है। यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी होती है? $1 बिलियन की जिसकी वैल्यू होती है वो। $1 बिलियन इंडियन आंकड़ा कितना होता है? 8,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे 8,000 करोड़ के ऊपर की जिसकी वैल्यू होती है, जिस कंपनी की वैल्यू होती है, वो एक यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यू एज कंपनी जो होती है वो कैसे काम करती है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा यहाँ पे। लेकिन उससे पहले इसके चार्ट में आप जाओ और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे जोमेटो का आईपीओ जो है वो 76 रुपए 80 रुपए के आसपास आया था और इसकी लिस्टिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। 120-116 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी। इसने काफी अच्छा प्रीमियम दिया था, लेकिन उसके बाद में इसकी जो पोजीशन है अप एंड डाउन यहाँ पे रही है। लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ समय बाद यहाँ पर इसमें बहुत बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिला था हमको, और ये तब वहां पे 160 के आंकड़े को हिट कर चुका था। और उस वक्त ऐसा क्या रीजन था कि मार्केट में इतना ऊपर चल गया और इतने ऊपर चले जाने के बाद वहां से एकदम से नीचे आ गया और एक ही दिन में 9-9.5% की इसमें गिरावट आ गई। तो यहाँ पे बहुत समय तक जब ये लिस्ट हुआ था मार्केट में, उस वक्त से लेकर यहाँ नवंबर के महीने तक ये बहुत ऐसा फ्लैट पोजीशन में पड़ा था। थोड़े समय के लिए ऊपर जाता था, थोड़े समय के लिए नीचे आता था, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये फ्लैट पोजीशन में पड़ा रहता था। लेकिन नवंबर महीने में क्या हुआ था कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका था लोगों को, उसमें वो प्रॉफिट बुक कर रहे थे। और जो बहुत समय से, पिछले समय से फ्लैट पोजीशन में पड़े हुए थे स्टॉक, लेकिन अच्छा नाम था, अच्छे परफॉर्मेंस उन लोगों ने लिस्टिंग पे दिखाया था, वहां पे वो लोग क्या कर रहे थे? इन्वेस्ट कर रहे थे। नवंबर के महीने में आपने देखा होगा देवयानी इंटरनेशनल जो है उसने भी ऐसा ही ठीक परफॉर्म किया था। बहुत समय तक लिस्टिंग के बाद फ्लैट पोजीशन में था, लेकिन एकदम से नवंबर महीने में यहाँ पे अपसाइड मूव देखने को मिला था वहाँ पे हमको देवयानी में। और इसमें भी सेम वैसा ही हुआ था, जबकि बाकी बड़े बड़े जो स्टॉक्स है वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी और वो नीचे आ रहे थे। और जो पूरा मार्केट है निफ्टी सेंसेक्स वो भी बहुत नीचे आ रहा था। और मार्केट में ना जो पिछले कुछ महीने थे, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी, बहुत ज़्यादा नोटें छापे जा रही थी वहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी हमको देखने को मिली थी। और उन 3-4 महीनों में हमको जून जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा मार्केट बूम कर रहा था। वहाँ पे सेंसेक्स ने 60,000 का आंकड़ा भी क्रॉस कर लिया था वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा पैसा इसमें मार्केट में डाला जा रहा था। लेकिन जैसे नवंबर महीना चालू हुआ वैसे ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। कहाँ पे? मार्केट में, और साथ ही इस स्टॉक में भी। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे नीचे आया, वो बात तो ठीक है, लेकिन सडन फॉल 9.5% का एकदम से क्यों हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखो ये कौन सा क्वार्टर चल रहा है अभी, जनवरी फरवरी मार्च, फाइनेंशियल ईयर 2022 का ये लास्ट क्वार्टर है। तो यहाँ पे जो अभी आंकड़े जो है वो अगले मीन्स नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद अप्रैल में आ जाएंगे। तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि इसमें डीआईएस हो या एफआईएस हो, इस इंस्टीट्यूशन में से किसी ने अपनी हिस्सेदारी कम की है क्या, ये वहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन हो सकता है यहाँ पे जो पब्लिक है, जो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्टेक्स होल्ड करके रखती है, पब्लिक मतलब क्या हो गया यहाँ पे पब्लिक जो है वो, आप देखो यहाँ पे जो पब्लिक है वो यहाँ पे 81% होल्ड करके रखती है, 81% से भी थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ पे पब्लिक कौन है? वो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स है क्या यहाँ पे? तो नहीं, यहाँ पे जो पब्लिक है वो यहाँ पे पूरी होल्डिंग्स कंपनियां हैं। तो इन कंपनियों के पास में ज्यादातर मैक्सिमम स्टेक्स है यहाँ पे। जो छोटा मोटा रिटेल इन्वेस्टर्स रहता है, जिसकी ताकत रहती है 50,000, 1 लाख या फिर 10 लाख तक की इन्वेस्ट करने की, वो यहाँ पे बहुत कम है। जबकि यहाँ पे होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स कंपनी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में और दिसंबर क्वार्टर में एफआईएस ने उल्टा 10% से यहाँ पे 11% कर दिए, मतलब टोटल 1% यहाँ पे बढ़ा दिए, 10.27 से 11.31% तक यहाँ पे बढ़ा दिए। लेकिन जो डीआईएस है वो यहाँ पे जैसे कि तैसा है, और पब्लिक जो है वो भी यहाँ पे 0.13% यहाँ पे उसने कम कर दिया है। लेकिन आने वाले क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में यहाँ पे पता चल जाएगा कि इनमें से कितने इंस्टीट्यूशंस ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर कम की है। हो सकता है यहाँ पे 9.5% की जो गिरावट आई है वो अकेले के थ्रू यहाँ पे नहीं की गई हो सकता है कुछ परसेंट उसने बेचे हो, और जो फिर वहाँ पे गिरावट देखी जाती है उसमें शॉर्ट सेलिंग होती है, फिर पैनिक होता है, फिर डर होता है लोगों के बीच में कि इतना गिर रहा है तो हम भी बेच देते हैं। यहाँ पे ये सारी छोटी छोटी चीजें जो होती है यहाँ पे, वो यहाँ पे लागू होती है। तो अभी यहाँ पे जैसे जैसे कंपनी घाटे में जा रही है वैसे वैसे यहाँ पे इसका शेयर प्राइस कम हो रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? तो देखो न्यू एज कंपनीज जो होती है, तो यहाँ पे न्यू एज कंपनीज से कहने का मेरा मतलब क्या है, जैसे कि जोमेटो हो गई, मैपमा इंडिया हो गई, कार्ड ट्रेड हो गई, फिर एजीमाइट्री
ट्रिप हो गई, ये ऐसी सब जो है ये न्यू इंडिया कंपनी सॉरी न्यू एज कंपनी है। तो ऐसे में ये कंपनीज करती क्या है, भले ये माइनस में चला जाए इनका प्रॉफिट, लेकिन ये अपने रेवेन्यू पे फोकस करती है, रेवेन्यू बढ़ाती है, अपना कस्टमर जो बेस होता है कस्टमर पे फोकस करती है कि कस्टमर डेटाबेस यहाँ पे बढ़ाया जाए। जितना ज्यादा ये रेवेन्यू जनरेट करती है उतना ही ज्यादा इनका एक्सपेंसेस रहता है, उल्टा रेवेन्यू से ज्यादा इनका एक्सपेंसेस रहता है। इस वजह से इनका जो प्रॉफिट होता है माइनस में चला जाता है यहाँ पे। तो इनका फोकस कहाँ पे रहता है, कस्टमर बेस बनाने के ऊपर। एक बार इनका कस्टमर बेस जो होता है वो बन गया, फिर इनका फोकस चला जाएगा कि प्रॉफिट के ऊपर, कि प्रॉफिट कैसे कमाना है। यहाँ पे जो यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट है वो माइनस में दिख रहा है, ये प्लस में कैसा लाया जाए, ये इनका कस्टमर डेटाबेस कैसे एक बार पक्का हो जाए, उसके बाद में ये लोग इस पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे जब जोमेटो का आईपीओ आ रहा था तब बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स लोगों ने यहाँ पे कहा था कि जोमेटो कंटिन्यूसली यहाँ पे घाटा कर रही है, माइनस में जा रही है। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो कंटिन्यूसली हर साल ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ रहा है, ये माइनस में जा रही है 1000 दो हजार करोड़ से। तो यहाँ पे ऐसे में इसका 8000 करोड़ का आईपीओ आना और 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप बना लेना पहले ही दिन, ये उन लोगों के दिमाग से बाहर था। वो लोग बोल रहे थे कि ये जो जोमेटो है ये मेरे दिमाग से तो बाहर है। तो यहाँ पे जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ रहा था, ईयर ऑन ईयर इनका जो सेल है वो भी बढ़ रहा था, और जो एक्सपेंसेस है वो ईयर ऑन ईयर डबल होते जा रहे थे यहाँ पे, और जो घाटा है वो भी यहाँ पे डबल होता दिख रहा था हमको। लेकिन ये जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है, ये वो ईयर है यहाँ पे आंकड़ा बहुत कम दिख रहा है हमको एक्सपेंसेस का, साथ ही यहाँ पे जो घाटा है वो भी आधा दिख रहा है हमको यहाँ पे। लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर 2021 है जहाँ पे कोरोना आ गया था, तो हो सकता है इनके एक्सपेंसेस भी यहाँ पे कम हो गए थे, क्यों, क्योंकि कोरोना था। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो खर्चा किया, यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हुए 2019 में 2020 में, यहाँ पे हो सकता है कि इन लोगों ने जो बिजनेस सेट करने के लिए या सेटअप करने के लिए यहाँ पे जो खर्चे किए, यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे वो खर्चे कंप्लीट हो चुके थे और ज़्यादा खर्चा नहीं करना था इनको इनके बिजनेस के ऊपर, जितना सेटअप बनाना था वो यहाँ तक बना चुके होंगे। या फिर हम इनके फाइनेंशियल ईयर 2022 के भी आंकड़े देख सकते हैं आने वाले 3 महीने के बाद। लेकिन उससे पहले इस फाइनेंशियल ईयर 2022 के जो पहले 3 क्वार्टर के आंकड़े आ चुके हैं यहाँ पे, उसको भी एक बार देख लेते हैं कि ये आंकड़ा उसका क्रॉस करता है या नहीं। तो यहाँ पर जोमेटो ने Q1 और Q2 में ही यहाँ पे रेवेन्यू देखिए आप लोग 8.44 बिलियन और यहाँ पे 10.24 बिलियन, यानी कि कितना हो गया ये 1800 करोड़ यहाँ पे। और जो नेट इनकम है वो यहाँ पे घाटे में है अभी भी। Q1 में 350 करोड़ का घाटा और Q2 में 450 करोड़ का घाटा। अब यहाँ पे तो Q3 और Q4 के रिजल्ट्स आने बाकी है। जो पूरा फाइनेंशियल ईयर होगा, जो आंकड़े सामने आएंगे वो बता देंगे कि कितना रेवेन्यू और कितना घाटा हुआ है और जो एक्सपेंसेस है वो कितने बड़े हैं। तो जैसा कि हमने चार्ट में देखा कि कंपनी ने सिर्फ दो क्वार्टर के अंदर यहाँ पे 1800 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, और जो घाटा है वो सिर्फ 2 क्वार्टर का। यहाँ पे ये जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, और जो मैंने पिछले 2 क्वार्टर यहाँ पे दिखाया आपको, ये 2 क्वार्टर, यहाँ पे सिर्फ 2 क्वार्टर के अंदर यहाँ पे इन लोगों ने घाटा कितना कर दिया, 850 करोड़ का। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो आंकड़ा है इन लोगों ने 2 क्वार्टर में ही पूरा कर दिया यहाँ पे। तो अभी आने वाले जो 2 क्वार्टर है, Q3 और Q4, उसका जो रिजल्ट है वो जब सामने आ जाएगा तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो 4000 करोड़ के ऊपर चला जाएगा, और जो यहाँ पे घाटा है वो 1600-1700 करोड़ के आसपास चला जाएगा। तो अभी यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि एक न्यू एज कंपनी है, यहाँ पे इसको टाइम देना पड़ेगा। ये अपना कस्टमर डेटाबेस यहाँ पे सेट कर रहा है, कस्टमर डेटाबेस सेट करने के बाद ये अपना प्रॉफिट जो है उसके ऊपर फोकस करेगा, लेकिन उसके लिए इसको टाइम देना पड़ेगा 2 साल, 3 साल या 4 साल। तो अभी इसके अंदर जो सडन फॉल आ गया है उसकी वजह से डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पे कि कंपनी का काम पूरा घाटे में जा रहा है। घाटे में जा रही है तो लेकिन उतना रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मेरी स्टडी के हिसाब से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे घाटे में क्यों जा रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण। एक्सपेंसेस एक बार कम हो जाए यहाँ पे तो रेवेन्यू तो ऑब्वियसली ये डबल कर रहे हैं, यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार एक्सपेंसेस जो है वो कम हो जाए तो यहाँ पे हमको हो सकता है कि यहाँ पर नेक्स्ट टाइम या फिर 2 या 3 साल बाद फाइनेंशियल ईयर 23 या 24 यहाँ पे हमको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अभी जो वीडियो है बहुत ही लंबा चला गया है, इसको यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट में जैसे आंकड़ा बढ़ता है आपको अच्छा लगता है, मेरा भी चैनल का आंकड़ा बढ़ाइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।